दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम विज्ञान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट। ओके दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट हम पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हैं इसमें, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों हम डेली चैप्टर वाइज आगे आगे पढ़ते जाएंगे, एक एक चैप्टर करके पूरी साइंस पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, ताकि एग्जाम आने तक हमारी पूरी साइंस कवर हो जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों देख सकते हैं साइंस का पहला अध्याय मैंने लगा दिया है, फर्स्ट चैप्टर। तो इंग्लिश मीडियम भी है दोस्तों, हिंदी मीडियम भी है। तो देखिए पहला है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ओके दोस्तों, तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों PbSO4। ओके, अगला देखिए Fe2O3+2Al इक्वल टेंस टू Al2O3+2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है ये अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन जो है ये आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और एल्यूमिनियम अलग से है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एल्यूमिनियम जो है ये सबसे अलग था। अब इसने क्या किया, इस आयरन के साथ जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन था उससे खुद जुड़ गया और आयरन को इसने अलग कर दिया। मतलब यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं दोस्तों, मान लीजिए AB करके एक कंपाउंड बना हुआ है, यानी उत्पाद बना हुआ है, मान लीजिए यौगिक है, प्लस C कोई अभिक्रिया करता है AB से। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, A और B दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये C क्या करेगा, इस B से जुड़ जाएगा और A को अलग निकाल देगा। ओके दोस्तों, तो C ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे A का स्थान ले लिया। जहाँ पे पहले B के साथ A था, अब कौन जुड़ गया दोस्तों, यहाँ पे C जुड़ गया, है ना, और A अलग चला गया। तो C ने A को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया। तो इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं दोस्तों। अगला ऑब्जेक्टिव है, इक्वेशन दे रखी है C+O2 टेंस टू CO2। दोस्तों G का मतलब है गैस, ये S का मतलब सॉलिड मतलब ठोस। ओके, तो इनको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना, आपको डायरेक्ट C+O2 इक्वल टू CO2 पे ध्यान देना है। तो दोस्तों ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दो पदार्थ दोस्तों आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एक नया उत्पाद बना रहे हैं। तो दोस्तों जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा A+B, जब दो उत्पाद मिलके दो दो अभिकारक मिलके या दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, दोनों जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब क्या होगा दोस्तों, दोनों जुड़ गए यानी प्लस हो गया। प्लस मतलब एडिशन हो गया, तो एडिशन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ओके, आशा करता हूँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला ऑब्जेक्ट देखिए दोस्तों, H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन का निकलना यानी माइनस होना क्या कहलाता है दोस्तों, हमेशा अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, अपचयन आएगा। और ऑक्सीजन अगर निकल रही है तो हाइड्रोजन क्या होगी दोस्तों, प्लस होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे का उल्टा चलेगा दोस्तों, यहाँ पे है ना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है तो हाइड्रोजन का प्लस होना अपचयन है। एज इट इज ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ओके, और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। ये दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। ओके, और ये दोनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपचयन। ओके, अगला देखिए। अगला है दोस्तों, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। अवशोषण होता है मतलब दोस्तों ऊष्मा ग्रहण की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अवशोषित होती है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। शोषण से देखिए शोषित। ओके, तो यहाँ पे ऊष्मा शोषी आ जाएगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभिनय ऑब्जेक्टिव को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा PbSO4। ओके, अगला देखिए, ये रिएक्शन दी है दोस्तों सेकंड में Fe2O3+2Al टेंस टू, ये तीर का निशान थोड़ा सा ऊपर छप गया है तो इसको नीचे समझ लीजिएगा, Al2O3+2Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए, चार ऑप्शन दिए दोस्तों। ये जो एग्जांपल दिया है ना, ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है यहाँ पे आपने को बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम ने क्या किया है, इस Fe को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया है। ओके दोस्तों, अगला देखिए C+O2 टेंस टू CO2, ये रिएक्शन दी है। अब ये बोल रहा है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो दोस्तों देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं C और O2 दोनों जुड़ के CO2 बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने समझाया था A+B बन के अगर AB बनाता है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा हमारा A, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अगला देखिए दोस्तों, एडिशन ऑफ H2, वही हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, एंड एलिमिनेशन ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा रिडक्शन की। ओके, अगला देखिए, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दोस्तों तो कौन सी रिएक्शन होगी बताइए, एंडोथर्मिक। ओके दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अगला देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हम समझ लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है ना। तो देखिए प्रेसिपिटेशन में क्या होता है दोस्तों, जब भी रिएक्टेंट कोई भी अगर आपस में ऐड होकर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्तों, है ना, तो दोस्तों प्रेसिपिटेशन हम किसे कहेंगे, जब भी दो रिएक्टेंट यानी अभिकारक, दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनको हम अभिकारक कहते हैं, है ना, जो भाग लेने वाले जो होते हैं इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, है ना। तो जब भी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, है ना, या अभिक्रिया करते हैं और कोई भी उत्पाद बनाते हैं, मान लीजिए इसने बनाया C+D बनाया। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है इनको कहेंगे हम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर हम ऐसी कोई रिएक्शन देखें जिसमें उत्पाद के रूप में इनसोल्यूबल सब्सटेंस अगर बनता है यानी अघुलनशील, जल में अघुलनशील पदार्थ अगर बनता है उत्पाद के रूप में, है ना, ये उत्पाद बनेगा हमारा यानी प्रोडक्ट बनेगा। ओके दोस्तों, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके दोस्तों, तो अवक्षेपण अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट ऐड होके
प्रोडक्ट के या उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं दोस्तों, इनसोल्यूबल या अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर मैं एक बार प्रिंट करके दे देता हूँ आपको। दोस्तों देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है आंसर, अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, अपनी शब्दों में लिखा है। तो देखिए, द रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ओके दोस्तों, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें जल में अघुलनशील पदार्थ अर्थात अवक्षेप का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है ना दोस्तों। तो इसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसका एग्जांपल आपको लिखवा देता हूँ। तो दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं हम, BaCl2 प्लस Na2SO4। ओके दोस्तों, ये है हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, है ना। तो दोस्तों बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब एक दूसरे से क्रिया करेंगे तो यहाँ पे जो बेरियम है ये जुड़ जाएगा दोस्तों सल्फेट के साथ। ओके, तो ये हो जाएगा BaSO4 प्लस यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, Cl2 और Na2, है ना। सोडियम भी दो परमाणु सोडियम के और क्लोरीन के भी 2 परमाणु, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2NaCl। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा बेरियम सल्फेट जो बना है ये क्या है दोस्तों, अवक्षेप है ना। मतलब ये इनसोल्यूबल वाटर में यानी जल में अघुलनशील पदार्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे अवक्षेप का निर्माण हो रहा है हमें किसके रूप में, उत्पाद के रूप में, है ना। इसीलिए ये क्या है दोस्तों, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए तीसरा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। नाइट्रोजन दोस्तों इसको N से डिनोट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट जो होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस होती है। हमेशा याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस होती है। तो दोस्तों चिप्स के जो पैकेट होते हैं आपने देखा होगा उसमें हवा भरी हुई होती है ना। हवा क्यों भरी होती है, उसमें दोस्तों नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी, नाइट्रोजन गैस। क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि अगर नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे, है ना, तो चिप्स जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी, है ना दोस्तों। वो क्या कर लेगी, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी, और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होगा दोस्तों, वो चिप्स जो है हमारी खराब हो जाएगी, है ना। चिप्स खराब हो जाएगी और खराब होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, तेल चढ़ना कहते हैं, है ना। तेल चढ़ जाता है खाने पे, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं, यानी दोस्तों इसको रेंसिडिटी कहा जाता है, रेंसिडिटी। तो दोस्तों आ गया है तो मैं समझा रहा हूँ आपको इसी में टॉपिक। तो देखिए चिप्स जो है उसको, चिप्स या फिर फैट कंटेनिंग जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको हम नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं, मतलब नाइट्रोजन के संपर्क में उन्हें रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि ऑक्सीजन से अगर इन्होंने क्रिया कर दी तो वो क्या हो जाएंगे, विकृत गंधित हो जाएंगे, यानी खराब हो जाएंगे और खाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए इनमें दोस्तों क्या होता है, नाइट्रोजन से इनको प्रभावित किया जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी समझा चुका हूँ और विकृत गंधिता भी समझा चुका हूँ। ओके दोस्तों, चलिए इसका आंसर मैं आपको लिख के दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपके सामने आंसर लगा चुका हूँ। देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधित हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते, है ना, तथा खाने लायक नहीं रह जाते, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन से प्रफुल्लित किया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, तो भी आपका आंसर ये रहेगा, केवल ये लास्ट वाली जो लाइन है ये आपकी चेंज हो जाएगी, इसलिए चिप्स के पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ओके, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स प्रोडक्ट फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन बिकॉज, क्योंकि इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, है ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं एंड गेट रेंसिड और स्पॉइल्ड, और ये खराब हो जाते हैं या फिर रेंसिड हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको आंसर समझ में आया होगा। दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँ, तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए चौथा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, है ना, की परिभाषा उदाहरण से दीजिए, यानी डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता क्या है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं हम ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे सॉरी। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ओके, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया दोस्तों देखिए, ऊष्मा के आधार पे हम अभिक्रिया को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा, एक ऊष्मा शोषी होती है ना, मतलब एंडोथर्मिक बोलते हैं इसको हम, और एक होती है ऊष्माक्षेपी जिसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ओके दोस्तों, तो ये 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है ना, ऊष्मा के आधार पर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब दोस्तों इसमें ऊष्मा दी जाती है, मतलब गर्म किया जाता है किसी चीज़ को, या एनर्जी दी जाती है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिसे सिंपल सा अगर हम इसका उदाहरण लेते हैं, चाय बनाना या खाना बनाना, तो दोस्तों चाय बनाने के लिए हम सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे एक बर्तन में, और उसको क्या करेंगे दोस्तों, गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद ही चाय बनेगी, तो ये कौन सी होगी दोस्तों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। एज इट इज ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जैसे अगर हम पटाखा फोड़ते हैं दोस्तों कोई, है ना, तो पटाखा फोड़ने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, यानी ऊष्मा निकलेगी, गर्मी निकलेगी। कभी हाथ में फोड़ के देखना सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, कभी अगर हाथ में आपके पटाखा फूटा हो तो आपको पता होगा कि वहाँ से एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, तो ये क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका मैं आंसर लिख देता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आंसर लगा दिया है स्क्रीन पे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहेंगे दोस्तों, देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ओके दोस्तों, अब इंग्लिश में देख लेते हैं हम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ओके दोस्तों, हीट क्या होती है, रिलीज होती है ना, इस कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों इसका एग्जांपल देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम है दोस्तों। CaO ये है दोस्तों बिना बुझा चूना,
क्या है, बिना बुझा चूना। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिना बुझे चूने का सूत्र पूछा जाता है, यानी क्विक लाइम। इसको दोस्तों क्विक लाइम कहते हैं हम, है ना, याद रखिएगा। क्विक लाइम का सूत्र बहुत बार पूछा हुआ है एमपी बोर्ड में, तो याद रखिएगा CaO जो है बिना बुझा चूना है। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी दिवाली पे या कभी किसी के घर पे अगर चूना पोता जाता है ना, तो चूने में जब पानी मिलाया जाता है तो यहाँ से बबल के रूप में, साउंड के रूप में जो है एनर्जी निकलती है और धुआं भी उठता हुआ दिखाई देता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, उष्मा निकलती है ना, यहाँ पे उष्मा निकलती है, यानी हीट रिलीज होती है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और क्या बनेगा दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये क्या है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला दोस्तों बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, या फिर इंग्लिश में लिखे तो स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, स्लैग्ड लाइम, है ना। ओके दोस्तों, एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दोस्तों कि चूने का पानी दुधिया किस गैस के कारण हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, इसके कारण चूने के पानी का कलर जो है दुधिया हो जाता है। ओके दोस्तों, मिल्की मिल्की कलर हो जाता है इसका, CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 5वां, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, यानी डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें बताना है विद एग्जांपल। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कैसे कहेंगे, मान लीजिए कि दो रिएक्टेंट है, यानी दो अभिकारक है, या आपस में अभिक्रिया करके कोई एक ही उत्पाद बना रहे हैं, है ना, दोनों जुड़ के आपस में एक उत्पाद बना रहे हैं, मतलब जुड़ना। दोस्तों प्लस का मतलब क्या होता है, जुड़ना, है ना। दो चीजें जुड़ के अगर एक चीज बना रही है, तो यहाँ पे इनका क्या हो रहा है दोस्तों, संयोग हो रहा है, यानी संयोजन हो रहा है। ओके, दोनों पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं तो संयोजन हो रहा है, इसलिए ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं दोस्तों, है ना। ए और बी दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ए भी बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए मैं इसका आंसर लिख देता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया का आंसर मैंने लगा दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो देखिए एक बार पढ़ देता हूँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, एक एकल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे कौन सी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ओके, इंग्लिश में देखिए, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके दोस्तों, अब इसका मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ आपके सामने। C+O2 टेंस टू CO2। दोस्तों ये है हमारा कार्बन, ये है हमारा ऑक्सीजन, और दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है दोस्तों, संयोग हो रहा है, यानी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा छठा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो दोस्तों एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी मैं पहले बता चुका हूं आपको, ऊष्माशोषी को अब अपन डिफाइन कर लेते हैं विद एग्जांपल। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों देख सकते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया मैंने लगा दिया है आपका आंसर स्क्रीन पर, वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके दोस्तों, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, यानी इसको मार्बल या फिर संगमरमर भी बोला जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा संगमरमर भी बोला जाता है। और दोस्तों जब हम इस संगमरमर को गर्म करते हैं, है ना, उष्मा दे रहे हैं हम यहाँ पे, है ना दोस्तों, इसको गर्म किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा दोस्तों, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, यानी बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और एक बन जाएगा दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये आंसर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चैनल को, और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ओके, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला 7वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है उदाहरण से समझिए, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेते हैं विद एग्जांपल, एग्जांपल भी हमें देना है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं किसको है, ये हम देख लेते हैं, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे दोस्तों, जहाँ पे एक होता है दोस्तों ऑक्सीकरण, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और एक होता है दोस्तों अपचयन, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ओके दोस्तों, ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों बीच में, कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाता है। एज इट इज अपचयन भी हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना यानी प्लस होना क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। ओके दोस्तों, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से याद कर सकते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन किसको कहेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन का निकलना, है ना, माइनस होना, और हाइड्रोजन का प्लस होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ओके दोस्तों, लेकिन ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक रिएक्टेंट या एक पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और दूसरे का क्या होता है दोस्तों, अपचयन होता है। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया अगर दोनों साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, यानी रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आंसर लिख देता हूँ आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने लगा दिया है आंसर आपकी स्क्रीन पर। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन साथ साथ होता है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके दोस्तों, मतलब एक ही अभिक्रिया में अगर एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है और एक पदार्थ
अपचयित हो रहा है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। मतलब ऑक्सीजन भी होना चाहिए और अपचयन भी होना चाहिए, है ना, ऑक्सीकरण, सॉरी, ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अपचयन भी होना चाहिए दोस्तों, दोनों अभिक्रिया अगर साथ साथ होती है ना। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर फाउंड इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों इसका, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन टेंड्स टू कॉपर प्लस हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CuO है, मतलब कॉपर के साथ कौन जुड़ा हुआ है दोस्तों, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन केवल सबसे अलग है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, Cu जो है दोस्तों, यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुकी है। ओके दोस्तों, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, मतलब इसका क्या हो गया दोस्तों, अपचयन हो गया ना, ऑक्सीजन का निकल जाना। CuO था पहले, यहाँ पे Cu रह गया, मतलब ऑक्सीजन निकल गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, इसका ऑक्सीकरण हो गया। ओके, और यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, केवल हाइड्रोजन है। और इसको जब हम इधर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, H2 के साथ कौन जुड़ गया दोस्तों, O जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया है दोस्तों। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गई है यानी ऑक्सीकरण हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस हो गई है यानी क्या हो गया दोस्तों, अपचयन। दोस्तों ये रिडॉक्स अभिक्रिया है ना, क्योंकि इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, और एक पदार्थ का क्या हो रहा है दोस्तों, अपचयन। आशा करता हूँ ये आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे दो समीकरण दे रखी है हमें, और इन दोनों को हमें क्या करना है दोस्तों, संतुलित करना है, इन्हें बैलेंस करना है दोस्तों। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि बैलेंस करना है इन इक्वेशंस को। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सोडियम हमें कितना दिया है, एक दिया है। यहाँ पे सोडियम कितना होगा दोस्तों, 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे 2। ओके दोस्तों, आगे क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 सोडियम हो गए, सोडियम इधर 2 हो गए। ओके दोस्तों, अब देखिए ये सल्फेट का अणु कितना है दोस्तों, यहाँ पे सल्फेट का अणु एक है, ये देखिए सल्फेट का अणु एक। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने दे रखे हैं दोस्तों, 2 दे रखे हैं ना, H2 दिया है। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दोस्तों, 2 तो ये हो गए दोस्तों, क्योंकि ये 2 Na के साथ भी है, 2 O के साथ भी है, और 2 ही H के साथ भी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्तों, 2, और 2 ये हो गए, कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए। अब यहाँ पे हम देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 2 है, तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 गुणित 2 यानी हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे थे, और 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे थे, मतलब टोटल कितने हो गए दोस्तों, हाइड्रोजन भी 4। अब देखिए सल्फेट तो हमारे पास एक था, सल्फेट पूरा है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन को, देख लेते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितने बचे दोस्तों, SO4 को छोड़ के, SO4 को अगर हम छोड़ दिए, SO4 से SO4 हो गया दोस्तों बराबर। अब बचा ऑक्सीजन कितने दोस्तों, यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन भी कितने, 2 है यहाँ पे, है। और यहाँ पे देख लेते हैं हम ऑक्सीजन कितने दोस्तों हमारे पास, 2। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई दोस्तों। मैं एक बार अलग से लिख लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4 टेंड्स टू Na2SO4 प्लस 2H2। ये हो गया दोस्तों हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अब सेकंड वाले को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं सोडियम कितना दोस्तों, 1, यहाँ भी सोडियम 1 है। यहाँ पे क्लोरीन देखते हैं दोस्तों, Cl कितना, 1 है, यहाँ भी Cl 1 है। Ag यानी सिल्वर कितना दोस्तों, यहाँ पे एक ही है सिंगल, और NO3 यहाँ पे भी NO3 है। तो दोस्तों ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसको आप ऐसा कैसा लिख लीजिए, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस करके ही दी हुई है दोस्तों। ओके, ये हो जाएगा हमारा HCl प्लस Na। तो दोस्तों देखिए तीसरी समीकरण में दी हुई है जो कि इनबैलेंस है ना, तो इसको हमें बैलेंस करना है दोस्तों। हम देख लेते हैं Ba कितना दिया है दोस्तों, बेरियम दिया है सिंगल। ओके, फिर यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों क्लोरीन कितना दिया है, Cl2 दिया है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास कितना Cl सिंगल दिया है, तो दोस्तों हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ओके, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 आगे। ओके, अब क्लोरीन हमने बैलेंस कर लिया, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 हो गए दोस्तों। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने दिए दोस्तों, 2 दिए हैं। ये देखिए हाइड्रोजन हमारे पास भी 2 है, ये 2 लिखने के बाद। ओके, अब यहाँ पे देखिए सल्फेट, सल्फेट कितने दोस्तों, यहाँ पे भी सिंगल सल्फेट है, SO4, यहाँ पे भी SO4 है। ओके दोस्तों, तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, BaCl2 प्लस H2SO4 टेंड्स टू BaSO4 प्लस 2HCl। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से दोस्तों आपको भी बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है दोस्तों। ये इसमें दिया है इंग्लिश मीडियम में, तो दोस्तों बैलेंस इसका आंसर वही रहेगा जो मैंने अभी समझाया है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, और दोस्तों इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ओके, ये हो गया दोस्तों तीनों इक्वेशन बैलेंस हमारी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस थी। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देख लीजिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। दोस्तों समीकरण लिखना है हमें, है ना। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दोस्तों देखिए हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा H, क्लोरीन हो जाएगा हमारा Cl। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl हमारा बन जाएगा। ओके दोस्तों, सिंपली हमने हाइड्रोजन के लिए H लिखा है, क्लोरीन के लिए Cl लिखा है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा HCl। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन दोस्तों। ओके, इसके लिए ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी यही रहेगा दोस्तों, H प्लस Cl टेंड्स टू HCl। ओके दोस्तों, अगला देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड के लिए लिखेंगे दोस्तों हम BaCl2। ओके, तो दोस्तों ये लिखा मैंने बेरियम क्लोराइड। अगला है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना होगा, ये हो जाएगा Al2SO4 और होल थ्राइस। ओके दोस्तों, इसको जब हम रिएक्ट करेंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा, यानी BaSO4। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा BaSO4 प्लस बनेगा दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा दोस्तों AlCl3।
AlCl3। ओके दोस्तों, अब देखिए ये तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है दोस्तों। ओके, अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा Ba कितना है दोस्तों, यहाँ पे हमारे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। ओके, तो सल्फर को देख लेते हैं हम पहले। सल्फेट कितने दोस्तों, सल्फेट के 3 अणु यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ओके, तो सल्फेट यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे SO4 के 3 मॉलिक्यूल थे दोस्तों, या 3 परमाणु थे। यहाँ पे भी SO4 के 3 अणु हो गए। ओके, 3 अणु थे, सॉरी, 3 SO4 हो गए, मतलब सल्फेट 3 हो गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों बेरियम कितने 3 है, तो यहाँ पे हम सिंपली 3 लिख लेते हैं। तो बेरियम यहाँ पे भी कितना है दोस्तों 3। अब Cl2 को हम देख लेते हैं, है ना। Cl2 देख लेते हैं, Cl2 कितने हो दोस्तों, क्लोरीन के 2 तो ये हो गए और 3 यहाँ से, तो 3 गुना 6 हो गए दोस्तों। क्लोरीन कितने हो गए 6। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्लोरीन कितने दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे Cl3, यहाँ 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे हम सिंपली 2 लिख लेते हैं। 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारे पास कितने दोस्तों 2, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए। ओके दोस्तों, तो अब देख सकते हैं आप इस इक्वेशन में सब कुछ बराबर है। 3 बेरियम इधर है, 3 बेरियम इधर है। सल्फेट कितने दोस्तों, इधर 3 सल्फेट है, यहाँ पे भी हमारे 3 सल्फेट हो गए, देखिए। ओके, ये 3 सल्फेट हो गए। फिर देखिए एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है। अब कौन बचा, क्लोरीन। देखिए क्लोरीन दोस्तों Cl3 इंटू 2, यानी क्लोरीन कितने दोस्तों यहाँ पे 2 3 6, यानी 6 हो गए। और यहाँ पे देखिए Cl2 कितने 3 है, मतलब 3 दूना 6। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। ओके, आगे देखिए दोस्तों, अगली क्वेश्चन दी है हमें, सोडियम प्लस जल बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो दोस्तों सोडियम के लिए हम लिखेंगे सिंपली यहाँ पे Na, क्योंकि सोडियम का सूत्र क्या होता है दोस्तों Na, प्लस जल का सूत्र होता है दोस्तों H2O, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H2O। ओके, आगे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, NaOH। ओके दोस्तों, आगे दिया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में लिख लेता हूँ सिंपली यहाँ पे H2। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ओके, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो H2O यहाँ पे देख लेते हैं, सोडियम कितना है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम हाइड्रोजन देख लेते हैं। इधर हमारे पास हाइड्रोजन है दोस्तों 2 तो यहाँ पे और एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास दोस्तों केवल 2 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्तों 4 हो गए, और यहाँ पे कितने हमारे पास 3 है। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ से हो गए, कितने हो गए दोस्तों हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए 4 हो गए। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये तक समझ में आया होगा आपको। आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन कितने हो गए दोस्तों, ऊपर 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन देखिए दोस्तों 2 हो गए। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे सोडियम को हम देख लेते हैं। सोडियम के यहाँ पे 2 अणु है दोस्तों, यहाँ पे केवल सिंगल अणु है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ। तो अब दोस्तों ये हमारी केमिकल इक्वेशन जो है बिल्कुल बैलेंस कर दी है मैंने, देख सकते हैं आप। 2Na प्लस 2H2O टेंस टू 2NaOH प्लस H2। ओके दोस्तों, आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये तीनों इक्वेशन मैंने बैलेंस करके आपके सामने रख दी है, तो देख लीजिए आप एक बार वो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ओके, जो कि बैलेंस है। सेकंड इक्वेशन देखिए, ये हो जाएगी हमारी। ओके दोस्तों, ये सेकंड इक्वेशन। इसके बाद थर्ड इक्वेशन देखिए नीचे, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपी दोस्तों, है ना। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही होगी, है ना। वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। दोस्तों इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसको कहते हैं, जिसमें से हीट, और हीट क्या है दोस्तों, एक तरह की एनर्जी है ना, एक तरह की ऊर्जा है। तो दोस्तों जहां से हमें ऊर्जा निकलती हुई दिखेगी, है ना, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी दोस्तों, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप स्क्रीन पर मैंने आंसर लिख दिया आपके। श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर में भोज्य पदार्थों के अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। दोस्तों जटिल अणु होते हैं, इनको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, जिससे शरीर को क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके दोस्तों, हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो क्यों होती है, क्योंकि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, मतलब उस भोजन को जो है सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा प्राप्त होने के कारण, क्योंकि दोस्तों शरीर को अगर ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो कहीं ना कहीं से ऊर्जा निकल ही रही होगी, तभी शरीर को प्राप्त हो रही है। तो इस अभिक्रिया से ऊर्जा निकल रही है, इसलिए शरीर को प्राप्त हो रही है। तो इसी कारण श्वसन को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इन रेस्पिरेशन द फूड प्रोडक्ट गेट ब्रेक डाउन इन सिंपल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों जो फूड प्रोडक्ट होता है उसको रेस्पिरेशन रिएक्शन के थ्रू क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके दोस्तों, बाय दिस, तो इसी के द्वारा क्या होता है, द बॉडी गेट एनर्जी, बॉडी को क्या मिलती है दोस्तों, एनर्जी मिलती है। सो दैट रेस्पिरेशन कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको आंसर समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, ओके, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 11वां, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण सहित अर्थ बताना है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद गिव एग्जांपल। दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, ओके, तो इसको हम बार बार नहीं करेंगे, एक बार कर लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना है दोस्तों। ओके, तो एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों रिएक्शन की जो रेट होती है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को हमें शो करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम समझ लेते हैं इस आंसर को। तो दोस्तों अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे दोस्तों, अभिक्रिया जिस गति से होती है ना, जिस गति से होती है उसको अगर हम टाइम के साथ मैच कर दें, है ना, तो ये हो जाएगी हमारी अभिक्रिया की दर। तो दोस्तों अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या कम करने वाले, कुल मिलाकर उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर हमें लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा हमारा ताप, यानी टेम्परेचर। तो दोस्तों अगर हम ताप बढ़ा देते हैं, ओके, अगर हम ताप बढ़ा देते हैं, जैसे आप मान लीजिए अगर चाय बना रहे हैं, और अगर आप अगर
अधिक आंच पे अगर चाय बनाते हैं, यानी गैस को अगर आप फास्ट कर देते हैं, ओके, तो चाय जल्दी बन जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, क्यों बनी? क्योंकि आपका टेम्परेचर आपने उसका बढ़ा दिया है, ओके दोस्तों। तो ताप बढ़ने पे क्या होता है दोस्तों? रेट ऑफ रिएक्शन जो है या अभिक्रिया की दर जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, ओके। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और ताप कम करने पर अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है, ओके। दूसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा दाब, ओके, यानी प्रेशर। प्रेशर, तो दोस्तों इसमें देखिए, कुकर में खाना जल्दी पक जाता है ना, दाल जल्दी पक जाती है। क्यों पक जाती है दोस्तों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर यानी दाब को बढ़ा दिया जाता है, दाब बढ़ जाता है ना, उसमें से भाप बाहर नहीं निकल पाती, तो भाप से भी खाना एक तो टेम्परेचर की वजह से तो पक ही रहा है, प्लस प्रेशर की वजह से भी पकता है, ओके दोस्तों। तो इसमें खाना जल्दी बन जाता है, तो वही बात हो गई, खाना जल्दी बन गया मतलब अभिक्रिया की दर बढ़ गई, है ना दोस्तों। तो दाब बढ़ाने पर भी सामान्यतः क्या होता है? अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है, ओके दोस्तों। अगला है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट बोलते हैं दोस्तों उत्प्रेरक को, है ना। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं दोस्तों? कि उत्प्रेरक क्या होते हैं? ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, पर अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देते हैं और कम भी कर देते हैं। दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ऐसे कैटलिस्ट जो या ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और जो घटा देते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी नेगेटिव उत्प्रेरक यानी नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, ओके दोस्तों। तो चलिए मैं आपको आंसर लिख के बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आंसर में आपके स्क्रीन पर लगा चुका हूँ। सबसे पहला है ताप। तो दोस्तों ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर भी क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला दोस्तों दाब, दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है दोस्तों, बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में मैंने लिखा है। फिर आता है दोस्तों सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल के बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए शक्कर को पानी में शक्कर को घोलना चाहते हैं, तो शक्कर के अगर हम बड़े ढेले को डालेंगे, ओके दोस्तों, अगर हम मिश्री का प्रयोग करेंगे तो वो गलने में ज़्यादा समय लेगी, ओके। लेकिन अगर हम उसी को पाउडर बना देते हैं या बारीक शक्कर का यूज़ करते हैं या शक्कर के पाउडर का यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से घुल जाएगा दोस्तों, है ना। मतलब क्या होगा? इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, पाउडर के फॉर्म में यूज़ करने से क्या होगा दोस्तों? इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा? अभिक्रिया की दर भी समय तक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ओके दोस्तों। अगला है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक दोस्तों कभी पूछ ले कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो ये आंसर भी आपका इसमें कवर हो जाएगा कि उत्प्रेरक स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, है ना। उत्प्रेरक क्या करते हैं? स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, पर अभिक्रिया की दर को कम या ज़्यादा कर देते हैं, ओके दोस्तों। अगर उदाहरण में लूँ तो दोस्तों जैसे आपके अपने डेली लाइफ से मैं एक उदाहरण उठाता हूँ कि मान लीजिए जो कुकिंग में अगर जो इंटरेस्टेड होता है उसको पता होगा कि अगर हम सब्जी में मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं और उसमें अगर किसी चीज़ को गलाना है तो उसके लिए हम नमक डाल देते हैं, है ना। टेम्परेचर तो ही है, गैस चालू है, मतलब टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ ही है, लेकिन उसको जल्दी गलाने के लिए सब्जी को हम क्या करते हैं? नमक डाल देते हैं, तो उससे सब्जी जल्दी से गल जाती है, मतलब जल्दी पक जाती है। तो नमक ने क्या किया? सब्जी के पकने की दर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? हमारा उत्प्रेरक कहलाएगा, यानी कैटलिस्ट कहलाएगा, ओके दोस्तों। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों इंग्लिश में देख लीजिए एक बार। टेम्परेचर सबसे पहला है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर गेट इंक्रीज, ओके दोस्तों। जब टेम्परेचर बढ़ेगा यानी तापमान बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगला दोस्तों प्रेशर। प्रेशर आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। दोस्तों प्रेशर जो है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, यानी बढ़ा देता है। फिर सरफेस एरिया। व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, ओके दोस्तों। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। अगला दोस्तों कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं दोस्तों? कैटलिस्ट आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके दोस्तों। कैटलिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी रिएक्शन में, बट वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं दोस्तों? बढ़ा देते हैं और कम कर देते हैं। जो बढ़ा देते हैं उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, जो कम कर देते हैं उसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, ओके दोस्तों। ये हो गया हमारा चैप्टर फर्स्ट। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये आंसर बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर आप ऐसे एजुकेशन वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, है ना, आप चाहते हैं कि जैसे मैं कोई एजुकेशन वीडियो डालूं और सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें वीडियोस को, ओके दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।